नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्ध की शिक्षाओं और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जानेंगे। बुद्धों को आधारशिला तक पहुंचने के लिए कार्ल मार्क्स पर जाना जरूरी है, क्योंकि वहां आधारशिला पहले से ही मौजूद है और भलीभांति स्थापित है। बुद्ध अपना पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यहीं से शुरू करते हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि जो लोग कार्ल मार्क्स के प्रति आकर्षित है, उनको धर्म प्रवर्तन सूत्र पढ़ना और यह समझना चाहिए कि इसके बारे में बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध ने अपने धर्म की आधारशिला न तो ईश्वर पर स्थापित की थी, न ही आत्मा पर अथवा ऐसी किसी अलौकिक वस्तु पर। बुद्ध ने अपनी अंगुली इस वास्तविकता पर रखी थी कि लोग दुख में रह रहे हैं। इसलिए जहाँ मार्क्सवाद या कम्युनिज्म का ताल्लुक है, बौद्ध मत में यह सब पर्याप्त है और यह सब बुद्ध ने मार्क्स के जन्म से पहले 2000 साल पहले ही कहा था। अतः जो मार्क्स के सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, उसके 2000 साल पहले ही गौतम बुद्ध ने वो सिद्धांत या वो शिक्षा है दे चुके थे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि शोषण रोकने के लिए उत्पादन के साधन अर्थात संपत्ति का स्वामित्व राज्य के पास होना चाहिए। धरती राज्य की होनी चाहिए, उद्योगों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, ताकि कोई भी निजी मालिक हस्तक्षेप न कर सके और मजदूर की मेहनत के लगभग लाभ को लूट न सके। यही कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है। अब हम बौद्ध संघ की बात करें तो उन नियमों को देखें जो बुद्ध ने मठाधीशों के लिए निर्धारित किए थे। ये नियम क्या थे? बुद्ध ने कहा था कि किसी भी मठाधीश को अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। अगर आदर्श की बात करें तो कोई भी मठाधीश निजी संपत्ति का स्वामी नहीं हो सकता। यह बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध के नियम है जो मठाधीशों के लिए निर्धारित किए गए थे। और यदि हम देखते हैं कि संघों के लिए बौद्ध नियम उनसे कहीं अधिक कड़े हैं जो कम्युनिस्टों ने रूस में बनाए हैं। गौतम बुद्ध उस धर्म को प्रसारित करने में लगे थे जिसे आज हम परिवर्जक कहते हैं, जो उसे बहुत पहले से मौजूद था। परिवर्जक शब्द का अर्थ विस्थापित व्यक्ति है जिसने अपना घर खो दिया है। बुद्ध ने इन परिवर्जकों को एक निकाय में संगठित किया और जीवन के जो नियम दिए थे वे विनय पिटक में हैं। इन नियमों में भिक्षु को संपत्ति रखने की अनुमति नहीं है। भिक्षु केवल 7 वस्तुएं रख सकते हैं: एक उस्तरा, पानी के लिए लोटा, एक भिक्षा पात्र और 3 चीवर और सिलाई के लिए सुई। तो डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि यदि कम्युनिज्म का सार निजी संपत्ति को स्वीकार करना है, तो निजी संपत्ति को लेकर क्या इससे अधिक बड़े और अधिक कड़े नियम हो सकते हैं जो विनय पिटक में मिलते हैं? यदि कोई युवा लोग इस कम्युनिज्म व्यवस्था में निहित नियमों की ओर आकर्षित होता है, तो वो निजी संपत्ति नहीं होगी और ये नियम बुद्धिज्म में पा सकते हैं। जो कोई यह करना चाहता है तो बौद्ध धर्म उसके रास्ते में नहीं आता, क्योंकि बौद्ध संघों को निर्माण में इनसे इनका अनुमोदन पहले से ही कर रखा है। इसके दूसरे पक्ष में कम्युनिज्म को लाने के लिए कार्ल मार्क्स या कम्युनिज्म किन उपायों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम्युनिज्म से डॉक्टर अम्बेडकर का आशय दुख को स्वीकारने और निजी संपत्ति की समाप्ति से है। को लाने के लिए कम्युनिस्ट अपने विरोधी के विरुद्ध हिंसा और हत्या का रास्ता अपनाना चाहते हैं। बुद्ध और मार्क्स के बीच मूलभूत अंतर यही है। सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए बुद्ध का तरीका लोगों को समझाने बुझाने का, नैतिक शिक्षा का और प्रेम का है। बुद्ध इस सिद्धांत को आत्मसात कराकर विरोधी को जीतना चाहते हैं कि सब कुछ प्यार से जीता जा सकता है, शक्ति से नहीं। और यही मूलभूत अंतर है बुद्धिज्म और कम्युनिज्म में।
बुद्ध हिंसा की अनुमति नहीं देते और कम्युनिस्ट हिंसा की अनुमति देते हैं। इसमें संदेह नहीं कि कम्युनिस्टों को सीधे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि जब आप लोगों को समाप्त करने के उपाय का सहारा लेते हैं तो वे आपका विरोध करने के लिए बचते ही कहाँ हैं। इसलिए बुद्ध का रास्ता लंबा है और कुछ लोग शायद इसे कठिन कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित मार्ग है। कम्युनिस्ट जिसे सर्वहारा की तानाशाही कहते हैं, उसे वे हिंसा के द्वारा स्थापित करते हैं। कम्युनिस्ट संपत्ति रखने वाले सभी लोगों से उनके राजनीतिक अधिकार छीन लेते हैं। वे विधानसभा में उनका प्रतिनिधि नहीं रख सकते, उनके मत देने का अधिकार नहीं हो सकता। उनको, जिसे वे कहते हैं, राज्य का दूसरे दर्जे का नागरिक या शासित बने रहना पड़ेगा और उनकी सत्ता में कोई भागीदारी नहीं हो सकती। डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि बुद्ध का एक महानतम काम विश्व को यह बताना रहा है कि विश्व की सोच को बदले बिना विश्व को सुधारा नहीं जा सकता। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार व्यक्ति को व्यवस्था में रखने के लिए उसे सिपाही या पुलिस अफसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कम्युनिस्ट व्यवस्था बल पर आधारित है। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि कल्पना करिए कि रूस में कल तानाशाही विफल हो जाती है और हमें इसकी विफलता के संकेत दिखाई पड़ते हैं, तो क्या होगा? राज्य की संपत्ति को हड़पने के लिए रूसियों में खूनी संघर्ष होगी। इसका यही परिणाम होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट व्यवस्था को उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया है, वे इसका पालन कर रहे हैं क्योंकि उनको फांसी पर चढ़ाए जाने का डर है। ऐसी व्यवस्था जड़ें नहीं जमा सकती। इसलिए मैं मानता हूँ कि यानी डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं कि जब कम्युनिस्ट इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उनकी व्यवस्था का क्या होगा। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि बौद्ध धर्म की एक सबसे महानतम चीज है, यह है कि इसकी व्यवस्था जनतांत्रिक है। दुख के संबंध में बुद्ध की सलाह यह है कि दुख को समाप्त किया जाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि यदि हम सब बुद्ध के 10वें भाग के बराबर प्रबोधित हो जाए तो हम प्रेम, न्याय और सदिच्छा के द्वारा वे ही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो बुद्ध ने शिक्षा के द्वारा स्थापित किए हैं, बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा स्थापित किए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के संपूर्ण विचार जानने के लिए आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में खंड 37 का स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर and comment. Thank you for watching this video.